हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा मैं आपके लिए एक मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल सीरीज लेके आया हूँ, जो हमारी पुरानी सीरीज थी प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस वाली। और जो मैंने आपको क्वेश्चंस कुछ दिए थे कि भाई ये एनसीईआरटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। यदि आप वो सारी चीजें, वो दोनों चीजें पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और जो मैं अभी आपके लिए लेके आया हूँ नई वाली सीरीज न्यूमेरिकल्स वाली, यदि बेटा आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो मैं पक्का आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल का इससे बाहर नहीं आएगा आपके बोर्ड में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस एट ए डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर। आपके पास जो है 2 पॉइंट चार्जेस है। मान लेते हैं एक Q1 है बेटा, एक आपके लिए Q2 है। ठीक है, दोनों जो है आर सेपरेशन पे रखे गए हैं, लेकिन कहाँ रखे गए हैं, ये एयर के अंदर रखे गए हैं। तो आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा कि यदि आपका मीडियम एयर हो तो जो एफ होता है हमारा, वो होता है बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, इनिशियली हमारे पास ये कंडीशन है। आपसे पूछा गया एट वो डिस्टेंस विल दीज चार्ज एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब क्या बोला गया, दोनों चार्जेस को जो है एक मीडियम में पुटअप कर दिया गया, जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा, आपके पास के है। तो यदि अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो जो मीडियम का फोर्स हो गया वो आपको गिवन है कि वो सेम एफ एयर के ही बराबर है। लेकिन इस बार चेंज क्या होगा, मीडियम में डालते ही 1/4 पाई, यहाँ पे एप्सिलॉन की नोट की जगह आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन, क्योंकि हमारा मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। Q1 Q2 सेम है, लेकिन आर डैश पूछ रहा है कितना होगा, तो इसे हम आर डैश मान लेते हैं। ये स्क्वायर हो गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाऊं इस चीज को, तो आपने बेटा पढ़ा होगा कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, या जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो क्या होता है आपका, वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। यदि मैं यहाँ से मीडियम की परमिटिविटी निकाल लूँ तो ये बन जाएगा बेटा E0 × के। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुटअप कर दो तो ये देखो, ये भी एफ एयर ही है, क्योंकि दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह आ जाएगा बच्चे एप्सिलॉन नोट इंटू के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर डैश स्क्वायर। ये आपकी फाइनली थर्ड इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये है मेरे पास, एक बेटा हमारे पास इक्वेशन ये है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए। यदि आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखो ये तो कट जाएगा दोनों साइड वाला, इधर कटते ही देखो यहाँ से ये भी कटेगा, यहाँ तो 1 आ गया हमारे पास। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ये पूरा कट जाएगा, Q1 Q2 कट जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ बच गया 1/r² डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा बेटा 1/k इंटू आर डैश का स्क्वायर। ये पूरा टर्म जो है इधर ले जाते हैं, तो यहाँ बच गया बेटा 1/k आर डैश स्क्वायर इजकल टू 1/r²। हमें चाहिए आर डैश स्क्वायर, तो बेटा आर डैश स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई के। तो आर डैश हमारा कितना बन गया, R/√k। तो मतलब कहने का क्या है कि यदि आपने किसी मीडियम में दोनों चार्जेस को पुटअप कर दिया, तो जो आपका फोर्स है वो सेम कब रहेगा, यदि उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी हो जाएगी, पहले वाली सेपरेशन का 1/√k टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है बेटा, ये है। ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, टू द पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, लिखा है टू स्मॉल identical electrical dipole AB and CD, each of dipole moment P are kept at an angle of 120 as shown in the figure. What is the resultant dipole moment of this combination? आपके पास जो है यहाँ पे देखो, एक ये डाइपोल गिवन है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन गिवन है। यहाँ है बेटा ये C और D है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ आपका प्लस चार्ज है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट कहाँ होती है, आपको पता होगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है बेटा -2+। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कहाँ हो जाएगी, -q टू +q। हम इसे इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट किधर आ गया बेटा, इस तरफ आ गया, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी -q और +q है, दोनों सेम चार्जेस है, तो डाइपोल मोमेंट कहाँ आएगी, ये इस तरफ आ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो यहाँ बेटा कितनी आ गई, ऊपर की तरफ भी p आ गई। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, दोनों की वैल्यू देखो सेम ही है डाइपोल मोमेंट की, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री। तो यहाँ से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। आप जो है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लो, तो वहां से हम दोनों का एक वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, कि जो पी रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर a² + b² + 2ab cos थीटा। हमारे पास a क्या है बेटा, p है, तो दिस विल बी p² प्लस b भी हमारे पास p है, ये भी p² प्लस 2p इंटू p cos थीटा। और थीटा कितना है दोनों के बीच का, 120 डिग्री। इसे आप बेटा सिंप्लीफाई करिए,
तो ये बन जाएगा हमारे पास 2p² प्लस 2p² cos ऑफ 120, और cos 120 की वैल्यू होती है बेटा माइनस का 1/2। आप इसे यहाँ पे सोल्व कर ले थोड़ा सा इसको। 2p² प्लस 2p², ये बन गया बच्चे माइनस का 1/2 का स्क्वायर रूट पूरे का, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा मेरे पास 2p² माइनस का p² का स्क्वायर रूट। तो जो हमारे पास p आ गया रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आई बेटा वो आ गई p² का रूट, इसका मतलब p हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले वाले का तो ये पूछा गया था कि व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, तो कितना हो जाएगा वो p हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, यदि इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाए along the positive x-axis, what will be the magnitude and direction of the torque। अब आपको टॉर्क और उसका मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन बतानी है। तो देखो बेटा आपको पता है टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, पी तो आप इजीली पी ही आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ई है, लेकिन अब डिपेंड करता है थीटा क्या आएगा। देखो तो आपको बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, मतलब आपका इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ है बेटा आपकी यहाँ पर है। और आपको पता है कि हमें ये एंगल चाहिए ना, क्योंकि हमारा भाई जो थीटा होता है वो होता है बेटा पी और ई के बीच का एंगल ना। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देखो ये इधर पी था, यहाँ पे भी पी था, तो पूरे दोनों के बीच का एंगल कितना था बेटा 120 था। और जो ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट आया वो कितने पे आएगा, आधे आधे पे, ये ऊपर वाला 60, नीचे वाला भी पूरा 60। लेकिन आपको पता है कि ये वाला एंगल देखो, जो मैं यहाँ नाम लिखता हूँ ओ डैश और ए, ओ डैश ए और ए, ये पूरा 90 डिग्री है, तो बेटा ऊपर 60 बच गया, यहाँ क्या बचना है, ये बच गया 30 डिग्री ना। तो आपका थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 30 डिग्री, समझ लेना इस चीज को। यहाँ आ गया बेटा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही है 1/2 होती है, तो दिस विल बी दिस। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी बेटा पी ई बाई 2। आगे पूछा था इसकी डायरेक्शन, तो बेटा डायरेक्शन के लिए तो हम इजिली जो है राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप जो है फ्लेम नॉर्मली राइट हैंड रूल यूज करेंगे, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी। क्योंकि जो टॉर्क की बेसिक डायरेक्शन होती है वो होती है बेटा पी क्रॉस ई होती है ना। यदि आपका पी आपका डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो जो टॉर्क होगा वो कहाँ पे आएगा, जेड एक्सिस में आएगा। क्योंकि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये प्रोडक्ट वाले रूल पे काम करता है। कौन से वाला, क्रॉस प्रोडक्ट पे काम है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है बेटा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ठीक है, इस पे ये काम करता है, इसकी डायरेक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ए फोर्स एफ इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, आपके पास जो है वैक्यूम में दो चार्ज रखे गए हैं, दोनों के बीच में कुछ फोर्स एफ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एयर वाला फोर्स आ गया एफ। इनसे ब्रास रोड, देखो बेटा ब्रास रोड आया यहाँ पे ना, ब्रास का मतलब है बेसिकली क्या है, मेटल से है। और मेटल का जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, कितना होता है, इन्फिनिटी होता है बेटा। ठीक है, मैं कुछ आपको यह चीजें बताता हूँ। देखो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है, उनकी वैल्यू जो है, यदि एयर वाले केस में बात करें तो बेटा एयर केस में 1 होती है, एयर या वैक्यूम जो भी होगा ना, दोनों के लिए 1 होती है इसकी वैल्यू। यदि बच्चे वाटर का केस आ गया तो वाटर के केस में 80 या 81 होती है, वो आप कैलकुलेशन के पर्पज से ले सकते हैं। ठीक है, और यदि आपका ग्लास है तो बेटा ग्लास के लिए इसकी वैल्यू होती है 2.43। और अगली बात, यदि आपका मेटल आता है तो मेटल के लिए होती है बेटा इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। किसकी वैल्यू है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला आपसे कि भाई दोनों जो मीडियम था, पहले यहाँ एयर था, उसके बीच में क्या करा, ब्रास रोड डाल दी गई। इसका मतलब जो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इन्फिनिटी है, उसे पुटअप कर दिया गया। तो फिर बोल रहा है कि हाउ डज द फोर्स चेंज, अब फोर्स की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो आपका एयर वर्सेस मीडियम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे किसके बराबर आता है, वो हमारा आता है बेटा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इट इज इक्वल टू ई आर, या ई आर को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे मीडियम का फोर्स पूछ रहा है, मीडियम बोले तो जो आपका ब्रास है, तो एफ मीडियम क्या हो जाएगा, एफ एयर डिवाइड बाई के हो जाएगा। और बेटा के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, सो एफ एयर जो भी फोर्स एयर में था डिवाइड बाई इन्फिनिटी, और समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। इसका मतलब जो आपका फोर्स है वो कितना रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है,
तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ऐसा ही क्वेश्चन बेटा एक उसके क्या बोलते हैं उसको, एक क्यूब वाले केस में भी आता है, वो मैंने नीचे रखा हुआ है, पहले इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस for the positive value of x and uniform with the same magnitude in the negative x axis for the negative x, ठीक है। इट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 200 आई कैप। आपके पास देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, यहाँ पे देखना, आपके पास बेटा एक सिलेंडर गिवन है ये ना, ठीक है। यहाँ आपका ये एक्सिस ये रखा है इसने, ये एक्स एक्सिस है, ये नीचे वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपका बेटा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ इसने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आपके पास दो गिवन है, एक है 200 आई कैप, आई का मतलब बेटा एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली है, लेकिन ये कब है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। मतलब यदि आप जो है एक्स यहाँ से आप सेंटर काउंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो गिवन है हमें वो बेटा प्लस का 10 गिवन है, देखो क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 गिवन है। तो यदि मैं एक्स ग्रेटर देन 0 देखूँ, मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है ना, सेंटर है, यहाँ से लेके इस तरफ देखा जाए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, 200 वैल्यू है उसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, 200 न्यूटन पर कूलम है, ये हमें यहाँ पे गिवन है पहली कंडीशन में। दूसरी में क्या है, यदि x लेस देन 0 है, मतलब कि ये वाला हिस्सा है ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरफ है, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर भी आपकी कितनी है, 200 है, ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस में ध्यान रखना, ठीक है। आगे पूछा क्या है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये पूरा हो गया। रेडियस हमें गिवन है इसकी, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें एरिया चाहिएगा फ्लक्स के लिए ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब सीधा बोला है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। देखो आपका ये, इसमें आपको पता है क्यूब के अंदर 3 सरफेस होते हैं, एक तो बेटा ये हो गया यहाँ पे राइट वाला, एक हो गया लेफ्ट वाला, एक हो गया बेटा ये कर्व सरफेस, देखो ये कर्व होता है, ठीक है। तो आपसे बोला गया फ्लैट सरफेस, मतलब कि आपका इस वाले के और इस वाले का पूछ रहा है। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया φ1, तो इसका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू डी ए कोस थीटा, ठीक है, या फिर वी कैन से E डॉट डी ए होता है, ठीक है। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो, यदि कोस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेगा, E डी ए कोस थीटा। अब देखो जरा E की वैल्यू तो आपको गिवन है बेटा 200 है, इंटू एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आपको यहाँ पता है पाई इंटू आर की वैल्यू बेटा 5 सेंटीमीटर है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें मीटर में, तो ये बन गया 5.05 स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा समझ लेना, यहाँ का जो एरिया वेक्टर आएगा बेटा वो भी इस तरफ ही है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया बेटा, 0 डिग्री, तो कोस 0 क्या होता है, 1। इसका मतलब जो आपका फ्लक्स आया वो बन गया बेटा पाई इंटू 0.00 सॉरी 0.025, ये बन गया आपका ना, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी बेटा ये आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये आपका फ्लक्स आ गया इस साइड वाला, राइट वाला ना। यदि मैं लेफ्ट वाले में सरफेस में फ्लक्स पूछूं बेटा, यहाँ पे देखो तो यही सेम वैल्यू होगी, देखो एक्स भी चेंज नहीं हो रहा, 10 ही है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, और दोनों के बीच का एंगल देखा जाए, देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर भी इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी एक तरफ है। तो इस वाले फेस का देखा जाए फ्लक्स तो भी सेम आएगा, और दूसरे वाले का देखा जाए तो भी बेटा सेम आया दोनों का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो इधर का फ्लक्स भी बेटा φ1 φ2 दोनों सेम आ गया ना। ये इसका क्वेश्चन हो गया पहले पार्ट का। अब पूछा है दूसरा पार्ट, व्हाट इज द नेट फ्लक्स सॉरी व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। अब देखो साइड ऑफ द सिलेंडर का मतलब है कर्व वाली बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो साइड तो ये है भाई सिलेंडर की, इस तरफ और इस तरफ ना, और दोनों जगह देखा जाए तो इधर का एरिया वेक्टर का आएगा ऊपर की तरफ आ जाएगा, नीचे देखा जाए बेटा नीचे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरफ है और वहाँ पे इस तरफ है, तो एट ईच पॉइंट हमें एंगल कितना मिल रहा है, 90 डिग्री, यदि हम साइड की बात करें तो, ठीक है बेटा। तो 90 डिग्री पे आपका सेकंड पार्ट कर रहे हैं अभी हम ना, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 90 डिग्री। यदि 90 आया है इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं फ्लक्स होता है बेटा ई डी एस कोस ऑफ थीटा, और थीटा कितना 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है बच्चे 0, ठीक है। तो आपका कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं आ रहा, केवल इस तरफ से आया राइट वाले से और लेफ्ट वाले से आया, दोनों वैल्यू सेम है, जिनकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 1.57 और 1.57, ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर।
अब टोटल कंबाइन पूछा है तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो इनको। टोटल फ्लक्स के लिए आप क्या करेंगे, सब फ्लक्स ऐड कर देंगे। एक तो बेटा कर्व वाला फ्लक्स आ गया आपका, प्लस लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला। तो बेटा कर्व वाला तो 0 है हमारे पास, और लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, सीधा 2 टाइम्स कर दीजिए तो 1.57। तो बच्चे आंसर आ गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक बात और ध्यान रखना बेटा, यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिट्स के भी मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब आपसे पूछा गया कि सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज कितना है। आपको पता है गॉस थ्योरम क्या होती है, आप यहाँ पे सीधा गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो। गॉस थ्योरम होता है बेटा कि जो आपका क्लोज सरफेस है उसका जो फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू होती है चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपसे चार्ज पूछा गया है, चार्ज क्या हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। बेटा देखो टोटल फ्लक्स आपके पास है ऑलरेडी, ये रहा 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानती हैं 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 2.78 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 कूलम, ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फिगर। देखो आपका यहाँ से ये मैं आपको जो बोल रहा था क्यूब वाला क्वेश्चन ना, वो भी ऐसा आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ सैंपल पेपर 2008 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी 2020 और 22 में आया है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बेटा, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैक्सिमम 85% क्वेश्चन आपके रिपीट मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है सबका कंसेप्ट एक ही होता है भाई। आपने यदि 10 से 12 साल के सारे क्वेश्चंस लगा लिए ना, तो मैं पक्का दावा करता हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि बेटा पिछले 10 से 12 साल के यदि क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं, इट मीन्स क्या है कि आपने हर कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन कर लिया है, तो आपसे फिर क्वेश्चन छूट कैसे सकता है, ठीक है। बस बी कॉन्फिडेंस, सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाते रहिए। आप एक एक कंसेप्ट को समझिए बस, के जरूरी नहीं है क्वेश्चन सेम बनेगा, लेकिन इसी कंसेप्ट पे बनेगा, ये पक्का दावा है, ठीक है। चलिए बेटा इस क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फिगर दिस इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपके पास जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे इस तरफ है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गिवन है। आपसे गिवन इसकी वैल्यू भी पता है, यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू है बेटा हमारे पास कितनी, 5ax प्लस 2b, ठीक है। जहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी बेटा कांस्टेंट है आपके। ए की वैल्यू गिवन है हमें ऑलरेडी कितनी है, ए जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, और बेटा बी की वैल्यू हमें गिवन है 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। क्योंकि न्यूटन पर कूलम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। आपसे क्या पूछा गया, देखो क्यूब आपका जस्ट सेंटर पे रखा गया है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, आपको फ्लक्स निकालना है। अब आप पहली बात तो ये समझिए कि कौन कौन से फेज से क्यूब के फ्लक्स निकलेगा। देखो बेटा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो नॉर्मल सी बात है यार, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है आपकी ये वाली, ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये वाली, इन दोनों से फ्लक्स निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि बेटा आपको पता है जो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे ई डी एस कोस थीटा। और भाई कोस थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तब फ्लक्स आएगा मैक्सिमम, क्योंकि कोस 0 1 हो जाएगा। यदि थीटा की वैल्यू बेटा 180 डिग्री होगी तो फ्लक्स आएगा, लेकिन इस बार नेगेटिव माइनस का 1 आ जाएगा ना, लेकिन कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू आएगी ना। यदि कोस की वैल्यू 90 बन जाएगी तो फ्लक्स नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपके दो ही फेज से फ्लक्स निकलेगा, एक तो एम वाले फेज से, एक बेटा एन वाले से, ठीक है। यदि मैं एम फेज के लिए बात करूँ, देखो फेज एम की बात करते हैं, तो जो एम फेज है ये वाला, ये तो जस्ट सेंटर पे रखा गया है। इसका मतलब इस फेज के लिए एक्स की वैल्यू तो बेटा 0 है, समझती रहना। अब यदि मैं यहाँ पे फ्लक्स निकालूं, आपको पता है कि भाई जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगा, क्योंकि ये क्या होता है ई डी एस कोस थीटा होता है। थीटा देखो आपका कितना होगा इस चीज के लिए, यहाँ का एरिया वेक्टर बेटा इस तरफ आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है बेटा, एरिया वेक्टर इस तरफ है। दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया बेटा, 180 डिग्री बन गया बच्चे। तो कोस की वैल्यू क्या बन गई, ई डी एस, ये बन गया बेटा कोस ऑफ 180, और कोस 180 क्या होता है -1, तो ये बन गया माइनस का ई इंटू डी एस। अभी वैल्यू पुट करते हैं ई की। देखो इस फेज के लिए यदि एम फेज के लिए बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो क्या है हमारे पास तो मोटी सी वैल्यू की बने बेटा 5ax प्लस का 2b, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। लेकिन यदि हम एम फेज की बात कर रहे हैं, तो बेटा एम फेज के लिए एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि एक्स तो 0 है। एक्स 0 है तो ये पूरा टर्म 0 बन गया, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू हमें पता है 5 है कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ पे फ्लक्स कितना आ गया 10 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन डाल देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका ये माइनस का 10 इंटू, अब बात आती है एरिया की।
तो एरिया कितना है आपका, एरिया है देखो साइड वाला एरिया है, तो साइड में एरिया क्या हो जाएगा इसका, एल स्क्वायर होता है क्यूब का एरिया, क्योंकि क्यूब का पूरा वॉल्यूम तो एल क्यूब हो जाएगा। यदि सरफेस का एरिया देखेंगे तो दिस विल बी एल स्क्वायर, और एल की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर है, तो इसे हम लिख देंगे 0 पॉइंट, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.10 का स्क्वायर, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये आ गया हमारे पास माइनस का 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया हमारा किस फेज का, एम फेज का। अगली बात पे आपको पूछा दूसरा एन फेज का भी निकाल लीजिए। इसी तरह बेटा जब तुम एन फेज का फ्लक्स निकालोगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे एन फेज के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, देखो ये सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो एक्स की वैल्यू 10 आ गई, जिसकी वजह से यदि बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा एन फेज का, क्योंकि जब मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा, समझते रहना बेटा बस, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ई डी एस कोस ऑफ थीटा। अब यदि थीटा की बात कर लेते हैं पहले, देखो थीटा इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर बच्चे इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो एंगल कितना हो गया बेटा दोनों के बीच का, 0 डिग्री, तो कोस 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये तो हमारा प्लस का आ गया ई डी एस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एन फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डालो, आपके पास कॉमन फॉर्मूला क्या है जो हमें गिवन है, 5ax प्लस का 2b, 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो बेटा यहाँ आप 10 सेंटीमीटर वैल्यू पुट अप कर दो इसकी, आप यहाँ पे 10 डाल देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ही, कितनी है, ये भी 10 है, प्लस का 2 इंटू बी कर दो, यहाँ पे बी हमारे पास 5 है, तो बेटा ये कितना बन गया हमारे पास, आप इसे कैलकुलेट करो, लेकिन ध्यान रखना है देखो ये 10 सेंटीमीटर में है, तो ये बन गया है हमारे पास पॉइंट, तो इस पॉइंट से जब आप ये 50 हो गया, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ आ गया ये 50 इंटू 10, तो ये पॉइंट, ये 5 आ गया हमारे पास, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एन वाला फील्ड आया वो आ गया हमारे पास 15 न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया, यहाँ पे डाल दो इसकी वैल्यू 15 इंटू, अब जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया तो कॉमन ही है क्योंकि एल स्क्वायर होगा, एल की वैल्यू आपके पास गिवन है ऑलरेडी 0.10 का स्क्वायर, इसे आप सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये आ गया हमारे पास 0.15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा फ्लक्स आ गया इस तरफ का, आपसे नेट फ्लक्स निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दो, बस काम बन जाएगा। दोनों का बेटा देखो नेट फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 5m प्लस का आ गया बच्चे 5n, 5m हमारे पास कितना है, माइनस का 0.1 प्लस में आ गया 0.15, तो बेटा हमारे पास कितना बचेगा, प्लस का बच जाएगा कितना 0.5, इसकी वैल्यू व्हाट इज द यूनिट यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा बेटा करेक्ट आंसर हो गया, इसका फ्लक्स निकल गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द क्यूब, क्यूब के लिए आपको पता है गॉस थ्योरम लगाएंगे, तो बेटा जब आप सेकंड पार्ट करेंगे इसका, तो गॉस थ्योरम के लिए क्या होता है, फाई इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, आपको चार्ज चाहिए तो क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो भी आपका नेट फ्लक्स आया 0.05 इंटू ये इसकी वैल्यू 8.854 10 की पावर माइनस का 12, इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो बेटा टोटल आपका चार्ज आएगा 4.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13 कूलम, ठीक है बेटा। ये हमारा था क्यूब वाला क्वेश्चन फ्लक्स पे बेस्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर आर गिवन चार्ज Q1 एंड Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आपके पास दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, कंसेंट्रिक का मतलब है दोनों के सेंटर एक ही है, ठीक है बेटा, ये एक R1 है, एक R है, और दूसरी क्या है 2R है, दोनों पे चार्ज गिवन है अलग अलग, एक पे चार्ज है बेटा Q1, दूसरे पे चार्ज है हमारे पास Q2, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल आर इक्वल, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। आपसे बोला गया दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता होगा बेटा सिग्मा होता है, एक का मान लो सिग्मा 1 है, दूसरे का मान लो सिग्मा 2 है, ठीक है। और चार्ज क्या होता है, सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा होता है बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया क्या है सेल का 4πr² इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका चार्ज हो गया Q2, ये भी हो जाएगा इसके लिए चार्ज पर यूनिट एरिया, ये 4π इंटू, इस बार इसकी रेडियस बेटा अलग है, 4π 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, आप इसे सिंप्लीफाई करो, 4π से 4π कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया बेटा Q1 बाई R1 स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर जो भी है आपका ये, ठीक है।
यहाँ पे आ गया बेटा Q2 डिवाइड बाई 2 टू द 4 इंटू आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास क्या आ गया Q1 बाई Q2 का रेशियो आ गया बेटा 1:4। बस ये पूछा गया था आपसे, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ना, ये IIT 95 में क्वेश्चन आया था, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आ रहे हैं। ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकुलम आर प्लेस अलोंग द एक्स एक्सिस। एक जो चार्ज है ये 4 माइक्रोकुलम वाले सारे इक्वल चार्जेस कहाँ कहाँ रखे गए हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है ऐसे ना, वो कहाँ प्लेस है। एक तो बेटा एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे है, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4, ऐसे ऐसे रखे गए हैं। मतलब यदि मैं यहाँ पे समझाऊँ ऐसे इसे, ये मान लेते हैं आपका एक्स इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे पड़ेगा, एक्स इक्वल टू 1 पे एक चार्ज यहाँ है 4 माइक्रोकुलम का, दूसरा कहाँ है एक्स इक्वल टू 2 पर है बेटा, फिर एक्स इक्वल टू 4 पे है, ऐसे ही एक्स इक्वल टू फिर 8 पे है। ठीक है, मतलब इस तरीके से वो एंड सो ऑन चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पे भी 4 माइक्रोकुलम, यहाँ पे भी 4 माइक्रोकुलम, हर जगह पर 4 माइक्रोकुलम है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस एट द ओरिजिन। आपके पास यहाँ एक ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा गया है, तो आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, जो सारे आपके पास चार्जेस है टोटल इनफाइनाइट जो नंबर ऑफ चार्जेस है उनकी वजह से। देखो ये वाला भी इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा बेटा, सारे लगाएंगे इस तरह फोर्स ना, तो आपको नेट फोर्स बताना है। देखो तो आप समझ लीजिए फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो ये आएगा बेटा सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। देखो ये वाला जो फोर्स इस पे लगाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पे K की वैल्यू सीधा डाल देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, ये आपका एक Q है, एक दूसरा Q है आपका। ठीक है, एक आपका 1 कूलम है और दूसरा आपका 4 माइक्रो कूलम है। 1 × 4 × 10⁻⁶ ये आ गया Q1 Q2। K की वैल्यू आ गई हमारे पास, डिवाइड में क्या आता है बेटा आर स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे आर कितना है 1 स्क्वायर। यदि मैं दूसरे के लिए बात करूंगा तो नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर, तीसरे के लिए क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर। इस तरीके से यदि मैं सबका सम देखूं यहाँ पे ना, तो जो मेरे पास नेट फोर्स आएगा वो क्या बनेगा बेटा, देखो 1 × 4 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1/1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर, प्लस 1/4 का स्क्वायर, अप टू डॉट डॉट 1/n स्क्वायर, जिस तरीके से हमें गिवन है। क्योंकि हमें नहीं पता कितना है ये सीरीज कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है बेटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ यदि मैं इसकी वैल्यू भी इस पूरे की वैल्यू पुटअप कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 9 × 10⁻9 है, इंटू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ 4 × 10⁻⁻6 है। अब देखो जरा इसे समझ लीजिए, ये कौन सी सीरीज है। देखो आप ये ढंग से देखें बेटा, ये जीपी बन रही है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना। आपको पता है जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी में यदि इनफाइनाइटली एक सीरीज जा रही हो ना, तो जो उसका सम आता है, इस पूरी सीरीज का जो सम आएगा, सम ऑफ इनफाइनाइटली जीपी, ये क्या आता है बेटा, जो भी फर्स्ट नंबर है आपका, पहला नंबर क्या है आपका 1 ही बन रहा है, तो ए फॉर्मूला होता है बेसिकली A/1 माइनस आर। आर क्या होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिवाइड वाला ना, कि दिस डिवाइड बाय दिस या दिस डिवाइड बाय दिस ना। आपके पास फर्स्ट नंबर तो 1 ही है, 1 माइनस इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी 1/4 1/16 है, डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आएगा। तो बेटा ये आ गया 1/4, इसे आप सिंप्लीफाई करें, ये बन गया बेटा 4/3। ठीक है, टोटल आपका क्या आ गया, इनका सम पूरी सीरीज का 4/3 आ गया। तो ये आपके पास यहाँ फॉर्मूला आ ही रहा था फोर्स वाला, यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा बेटा 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो आपका आंसर आएगा सीधा आ गया 4.8 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये क्वेश्चन भी बच्चे 2 मार्क्स में आने का चांस है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। आपके पास डाइपोल की पूरी लेंथ गिवन है, ये आपका डाइपोल है -q से +q, और जो सेपरेशन है पूरी 2a, हमें यहाँ बेटा 2a ही गिवन है, a गिवन नहीं है, ध्यान रखना। पूरे डाइपोल की लेंथ गिवन है बच्चे, तो कितनी है वो 4 सेंटीमीटर है। इसे पहली बात तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि बेटा मीटर में ही आपका ऐसा यूनिट में लेके चलना है। ठीक है, ध्यान रखना। व्हेन प्लेस विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, आपके पास थीटा की वैल्यू भी गिवन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। और टॉर्क इस पे कितना लग रहा है, टॉर्क की वैल्यू है बेटा 4√3 न्यूटन मीटर, ये आपको गिवन है।
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको बेटा पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, यू बताना है आपके पास, यू कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेसिकली आप सीधा टॉर्क के फॉर्मूले से निकाल लीजिए। बेटा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा, ये आपने इजीली पढ़ रखा होगा। और पी होता है बेटा आपके पास क्यू इंटू टू ए ई साइन थीटा, हमें ई चाहिए तो ई हमारा क्या हो जाएगा, टो अपॉन में क्यू इंटू टू ए ई साइन थीटा। अब सारी वैल्यू पुटअप कर दो, तो बेटा देखो आपके पास टॉर्क की वैल्यू ऑलरेडी पता ही है 4√3, डिवाइड में आ गया, चार्ज की वैल्यू पता ही है आपके पास, चार्ज कितना है 8 नैनो कूलाम है, तो यहाँ पे 8 इंटू नैनो 10 की पावर माइनस का 9 होता है, इंटू 2 ये पूरा हमें गिवन है कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 है, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा बेटा कितना है साइन 60, इसे आप जब सारी वैल्यूज को यहाँ पुटअप करेंगे, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है बच्चे, ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। आपके पास पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी बताओ। देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है माइनस का पीई कोस थीटा। यदि आपके पास 2 थीटा गिवन है तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो हम लगाएंगे माइनस का पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये भी ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ही थीटा गिवन है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप कर देंगे, तो पीई की वैल्यू आपकी फिर वही बन जाएगी क्यू इंटू टू ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री। बेटा 60 थीटा गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो माइनस ऑफ क्यू की वैल्यू बेटा पता ही है हमारे पास 8 नैनो कूलाम है, 10 की पावर माइनस का 9, 2a की वैल्यू बच्चे 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा, और कोस 60 हमारा कितना होता है 1 बटा कोस 60 मतलब साइन 30 1/2 हो गया, ठीक है बेटा। तो इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 जूल, क्योंकि एनर्जी है आपकी, ठीक है, इसलिए यूनिट क्या रहेगी जूल रहेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है अ पॉइंट चार्ज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, और 2-3 बार आया भी है बोर्ड में, तो इसलिए ऐसा कंसेप्ट का क्वेश्चन भी बन सकता है। A point charge plus 10 microcoulomb is at a distance 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm। देखो बेटा आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, ये ना समझना कंसेप्ट क्या बोल रहा है, ये स्क्वायर है बेसिकली, इसकी जो है साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है, इसके 10 सेंटीमीटर के जस्ट सेंटर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पे, मतलब आधी हाइट पे ना 5 सेंटीमीटर पे यहाँ एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू है बेटा 10 माइक्रोकूलम। ओके, ये सवाल यहाँ तक गिवन है, एज शोन इन द फिगर, जो ये मैंने फिगर बनाई है वो ये फिगर में गिवन था, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, आपको बताना है इस स्क्वायर से जो आपको गिवन है कितना फ्लक्स लीकेज आउट होगा। तो देखो बेटा यदि मैं यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाने की कोशिश करूँ तो आपको पता है कि वी हैव टू मेक क्लोज सरफेस ना, तो हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे एक इमेजनरी क्यूब बना देते हैं कि जितने भी आपके साइड जो लगेंगे, क्योंकि आपको पता है भाई क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो हमें 6 फेस यदि यहाँ बनाने पड़ेंगे तो एक तो आपके पास ऑलरेडी है, आपको 5 खड़े करने पड़ेंगे यहाँ पे फेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेटा क्यूब बना देता हूँ इमेजनरी, देखो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है बेटा, ये आपका क्यूब बना दिया मैंने ना, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं जो अब चार्ज था ना, ये जो 5 सेंटीमीटर था नीचे वाले फेस से, यदि मैं ऊपर वाले फेस इस वाले की बात करूं, यहाँ से भी वो 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। यदि मैं इस फेस से बात करूं तो भी बेटा 5 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। यदि मैं इस वाले फेस की बात करूं, जो यहाँ पे ये वाला फेस बन रहा है, इससे भी बेटा क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करें कि जो चार्ज था वो बिल्कुल जस्ट सेंटर में आ गया अपना, और यदि सेंटर में चार्ज आ चुका है, हर फेस से सेम डिस्टेंस पे है, तो आपने पढ़ा होगा गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि बेटा जो टोटल फ्लक्स होता है आपका वो होता है किसी क्लोज सरफेस से, वो निकलता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो यहाँ से टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो कितना निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो टोटल फ्लक्स है वो कितने फेस से निकल रहा है, क्योंकि भाई क्यूब पूरा बन गया है, तो बेटा 6 फेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको केवल एक स्क्वायर से बताना है, जो नीचे वाला स्क्वायर हमें गिवन था, तो हमें तो केवल एक फेस से पूछ रहा है, तो बेटा एक फेस से जो फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सीधा क्यू की वैल्यू पुट अप करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्यू की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास 10 माइक्रोकूलम है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.854,
10 की पावर -12। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो बेटा आंसर आ गया 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चे, तो ऐसा क्वेश्चन भी फंस जाता है पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जिसकी वैल्यू है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। देखो आपके पास क्या लिखा है, आई कैप, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, एक्स एक्सिस में गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड। आपके पास एक सरफेस एरिया आपका स्क्वायर गिवन है, कितने का साइड है, 10 सेंटीमीटर है आपके पास ना, तो 10 सेंटीमीटर उसका ए हो गया स्क्वायर की साइड। ठीक है, ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। देखो ये समझने वाली बात है, आपसे बोला गया है कि उसका प्लेन कहाँ है, वाई जेड के पैरेलल है। और बेटा देखो यदि वाई जेड में कोई प्लेन है, इट मीन उसका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा। तो इसका जो एरिया वेक्टर आ जाएगा वो किधर आ जाएगा, एक्स एक्सिस में, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो ये वाई जेड प्लेन है तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा बेटा, इस तरफ आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ आ गया, एक्स एक्सिस में आया ना। जब हम यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे या पहले एरिया निकाल लेते हैं, तो जो आपका डी एस बनेगा वो कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर की साइड है तो आपका यदि मीटर में कन्वर्ट करो 0.10 इंटू 0.10 मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन किस तरफ, एक्स एक्सिस की साइड ना, तो वी हैव टू राइट आई कैप। तो आपका जो एरिया है वो किस तरफ आ गया, इतना आ गया। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, 0.01 आई कैप मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया बन गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पता है तो आप फ्लक्स निकाल दो। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E इंटू डी एस होता है, या फिर कोस में लिखूंगा तो ई डी एस कोस थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका आई में है और आपका एरिया वेक्टर भी आई में है, इसका मतलब दोनों एंगल दोनों सेम एक्स एक्सिस में आ रखे हैं। तो थीटा कितना हो गया बेटा, उनके बीच का 0 डिग्री हो गया, तो कोस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये बन गया मेरे पास ई डी एस। तो बेटा ई की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डी एस हमारे पास निकल रखा पहले से 0 इंटू 0.1। इसे आप सिंप्लीफाई कर ले बच्चे, तो ये बन गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका आंसर हो गया पहले पार्ट का। ठीक है बेटा, दूसरे पार्ट में क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब बोल रहा है कि जो है थीटा है इस बार कितना है, इसका जो नॉर्मल है वो थीटा कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अगली बात समझो, तो बस सीधा कुछ नहीं करना, फ्लक्स की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे। फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डी एस कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू आपको पता ही है, सीधा ई की वैल्यू आप जानते ही है, सीधी वैल्यू बच्चे पुटअप करो। ई की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 3 हो गया, डी एस आपका 60 डिग्री पर ही है, एरिया की वैल्यू आपके पास 0.01 है, कोस 60 साइन 30 हो गया 1/2। इसे आप सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया सीधा उसका आधा ऊपर वाले का, तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक ना। गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास जो है इन द रीजन E इज इक्वल टू 2x i, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, लिखा है यहाँ पे 2x i कैप। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x एक्सिस में है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2x है। ठीक है बेटा, आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज एनक्लोज बाई इट। आपके पास आपको बताना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस क्यूब से कितना निकलेगा और चार्ज कितना है। सेम पीछे वाले की तरह क्वेश्चन है। देखो आपको पता है बेटा आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, एक्स एक्सिस में है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इससे निकलेगा फ्लक्स और इससे निकलेगा। ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में एम नाम दिया था यहाँ पे बेटा एन दिया था ना। यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में है, इस तरफ में ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ वाले एरिया के लिए एन के लिए देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 बनेगी बेटा, इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चे, 180 डिग्री बनेगी। जब मैं यहाँ x देखूंगा, x की वैल्यू बेटा इस फेस के लिए 0 हो जाएगी, लेकिन इस फेस के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का a हो जाएगी। यदि मैं m फेस से फ्लक्स निकालू, देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ आप समझ जाना। ठीक है बेटा, तो फ्लक्स निकालू तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। थीटा बेटा 180 डिग्री है तो जिसकी वजह से -1 बन गया, तो ई डी एस बन गया। तो माइनस ऑफ ई की वैल्यू पुटअप कर दो, 2x है ये हमारे पास, इंटू डी एक्स की वैल्यू, इसका एरिया, एरिया हमारे पास साइड ए है तो ये ए स्क्वायर बन गया। लेकिन इस फेस के लिए ये तो सेंटर पे रखा गया है, इसके लिए x की वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 पूरा बन गया बेटा 0। तो आपका m वाले फेस से कोई फ्लक्स भी लीकेज आउट नहीं हुआ क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, यदि मैं n फेस की बात करूं बेटा,
एन फेज की बच्ची क्या हो जाएगी, फाई एन इक्वल टू हो गया ई डी एस कोस 180 डिग्री, सॉरी कोस 0 हो जाएगा, इस बार कोस 0 1 होता है तो ये प्लस में आएगा ई डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 2 इंटू एक्स है ही, एरिया की वैल्यू ए स्क्वायर आ गया, तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या है इस फेज के लिए, ए है, तो ये बन गया 2 इंटू ए स्क्वायर, दिस विल बी 2a क्यूब। तो आपका नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 0 प्लस 2a क्यूब, तो बेटा फाइनल फ्लक्स कितना आ गया 2a क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आपसे पूछा गया नेट चार्ज बताना है, चार्ज आपके पास बताइए, जो भी फ्लक्स आया तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट की, कि गॉस थ्योरम यही तो बोलती है, तो जो आपका फ्लक्स कितना आया 2a क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी 2 नंबर में देखो, ये आया है 2015 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा है टू आइडेंटिकल चार्ज क्यू आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। आपके पास दो आइडेंटिकल चार्ज है क्यू है, ठीक है, ये आपका ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, ये मान लो बेटा यहाँ पे भी क्यू है, ये भी क्यू है, दोनों जो है आर सेपरेशन पे रखे गए हैं, ये हमें गिवन है। थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस on the line joining the above two charges ना such that all the three charges are in equilibrium। आपको बोला गया है आपके पास एक स्मॉल क्यू चार्ज है जिसे आपने इन दोनों के बीच में एक लाइन पे छोड़ दिया गया है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन। आपको जो आपने चार्ज छोड़ा है ना उसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, उसका साइन क्या होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी वो बताना है। ठीक है, तो देखो मान लेता हूँ कि भाई ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बेटा सी पॉइंट है, हमने यहाँ पे बी पॉइंट पे चार्ज छोड़ दिया जो स्मॉल क्यू है हमारे पास में, जो कि इस ए वाले से कितनी दूरी पर है, एक्स सेपरेशन पे है, तो बच्चे ये कितना हो जाएगा आर माइनस एक्स। देखो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है। ठीक है, अब आपको पता है इक्विलिब्रियम बोला गया है यहाँ पे ना, तो बेटा देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब आपका नेट फोर्स 0 हो, मतलब कहने का क्या है कि फोर्स बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच का फोर्स मस्ट भी बराबर होना चाहिए एफ बी सी के, और ए और सी के बीच के भी, नहीं तो आपका इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, यदि आपने ये कंडीशन पकड़ ली तो आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, देखो फटाफट से मैं कर देता हूँ, 1 मिनट का क्वेश्चन है बस। इस ए और बी के बीच का फोर्स निकालो, तो बेटा क्या होता है के क्यू वन क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू बी और सी के बीच का देखो बेटा क्या हो जाएगा, के यहाँ स्मॉल क्यू है, यहाँ कैपिटल क्यू है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर है हमारे पास इस बार आर माइनस एक्स का स्क्वायर, इज इक्वल टू ए और सी के बीच का देखो, इसके और इसके बीच का क्या बनेगा, के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इसमें से आप कोई भी दो कंडीशन इक्वेशन लेके सोल्व कर दीजिए। यदि मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो देखो आपका ये कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा, यहाँ बच गया बेटा 1/x² इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो बेटा हमारे पास आ गया बच्चे r माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर कट गया तो बेटा r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, 2x इज इक्वल टू r, तो बेटा x इज इक्वल टू आ गया r/2। इसका मतलब जो चार्ज है आपने कहाँ रखा है, जस्ट सेंटर पे रखा हुआ है, पहली बात तो ये। दूसरी बात पूछा गया है इसका मैग्नीट्यूड बताओ। अब आप इन दोनों को सोल्व कर दो या फिर इन दोनों को उठा लो आपस में ना, यदि मैं इनको उठा लेता हूँ तो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है मेरे पास बेटा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, देखो के से के कटा पहली बात तो, क्यू से क्यू कट जाएगा एक, तो बेटा यहाँ आ गया क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल क्यू अपॉन में आर, आर कितना है बेटा 2x के बराबर है, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो आपका स्मॉल क्यू है वो कितना आ गया, पहले वाले चार्ज का 1/4। बात आई साइन के ऊपर, देखो तो बेटा साइन इसका कुछ भी हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि देखो यदि मान लो आप इसे पॉजिटिव लेते हैं तो ये जो चार्ज है प्लस वाला वो इसे रिपल्सन से इधर भगाएगा और ये वाला प्लस वाला भी इधर भगाएगा, इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। यदि आप इसे बेटा माइनस लेते हैं तो ये प्लस ये वाला चार्ज ए पॉइंट वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा, सी पॉइंट वाला भी इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों का फोर्स बराबर हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट चार्जेस क्यू ईच आर केप्ट एट ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आपसे क्या पूछ रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस है जिनकी वैल्यूज क्यू हैं और वो कहाँ रखे गए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है जिसकी एल, उसके वर्टेक्स पे रखे गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ समझाता हूँ इस चीज को, देखो समझना बेटा। ठीक है,
ये आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके कहाँ रखा गया है चार्ज, वर्टिक्स पे रखे गए हैं। सबकी वैल्यूज क्या है, क्यू 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 है। ये बेटा क्यू हो गया हमारे पास, ये भी क्यू है और ये भी क्या है बच्चे, क्यू है। ठीक है, साइड क्या है, एल, एल और एल है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट इट्स सेंट्रोइड सो दैट चार्ज एट द वर्टिक्स रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। आपको बताना है कि यदि हम इसके सेंट्रोइड पे, इसका सेंट्रोइड क्या होगा बेटा, जहाँ एंगल हाफ करेंगे ये, ठीक है, ये आपका कहीं सेंट्रोइड हो जाएगा इसका, ये मान लो सेंट्रोइड पॉइंट हो गया ओ। यहाँ पे इसने क्या काम करा, एक डिटरमाइन द साइन, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट सेंट्रोइड सो दैट द चार्ज एट द वर्टेक्स रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। आपने यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल क्यू चार्ज छोड़ दिया, तो इस क्यू चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है वो, और इसका बेटा साइन पूछ रहा है कि आपका जो वर्टेक्स चार्ज है, मान लो ये वाला चार्ज आपका, इसे ए पॉइंट मान लेता हूँ, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, कि जो ए वाला पॉइंट है वो आपका क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो बेटा देखो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इस पे जो नेट फोर्स पड़ रहे हैं उसकी वैल्यू इधर जितना पड़ेगा ऊपर और जितना नीचे पड़ रहा है वो सेम हो जाए ना, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम तभी होता है जब दोनों तरफ के जो फोर्सेज है वो सेम आ जाए ना। अब देखो यदि मैं इस बी की वजह से जो यहाँ फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, यदि मैं उस फोर्स को निकाल लेता हूँ जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपका ऊपर की तरफ लगेगा, इसको मैंने नाम दे दिया F1, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू इंटू क्यू, क्यू तो सेम ही है बेटा, ये बन गया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ है, अवे आ गया उस तरफ। यदि मैं इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालूं, देखो दोनों प्लस है ना, ये उधर भगा देगा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो गया बेटा F2, जिसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब इस ए चार्ज पे, ए वाले पॉइंट पे नेट फोर्स क्या पड़ रहा है, देखो एक तो F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, ये दोनों को मैं कंपोनेंट में तोड़ दूं, आपको पता है देखो ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल है, तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करेंगे कि देखो F1 का यदि मैं दो कंपोनेंट करूं, एक कंपोनेंट ये बनेगा बेटा, एक ये बनेगा, जिधर थीटा है ये 30 डिग्री है, तो उधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया बच्चे, कोस हो गया, तो ये बन गया F1 कोस 30, ये बन गया बेटा F1 कोस साइन 30। ठीक है, ध्यान रखना, ये F1 sin 30, ये वाला बेटा F1 cos 30। ओके, अब देखो यदि मैं F2 को तोड़ दूं दो कंपोनेंट्स में, उसके लिए कलर अलग चेंज कर लेते हैं। देखो बेटा यदि मैं F2 को तोड़ता हूँ, एक ऊपर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और ये एंगल भी 30 है, तो ऊपर वाला कितना बन गया, F2 cos 30, ये साइड वाला बन गया बेटा F2 sin 30, और F1 F2 की वैल्यूज बराबर है बच्चे हमारे पास, यदि तो इसका मतलब ये वाला फोर्स तो कैंसिल आउट हो गया। तो जो नेट फोर्स आया इसका, जो इस ए पॉइंट पे पड़ रहा है, नेट फोर्स ऑन पॉइंट ए, कितना आ रहा है, वो कहाँ पड़ रहा है, देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, F1, जो आपका F1 cos 30 है प्लस F2 cos 30 है, और F1 F2 बराबर है, इसका मतलब ये हो गया 2 टाइम्स F1 cos 30, तो 2 इंटू F1 कोई भी एक फोर्स डाल दो, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और बेटा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, क्योंकि साइन 60 होता है, ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया बेटा मेरे पास √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। देखो बेटा क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा था, लेकिन मैंने छोटे शब्दों में सोल्व कर दिया है, समझते रहना बस आप लोग ना। तो अब मेरा जो ए पॉइंट है उस पे बेटा ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना, √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये स्मॉल क्यू है, ठीक है, ध्यान रखना, क्या है बेटा, ये स्मॉल क्यू है। ठीक है, अब नीचे क्या है, नीचे हमने सेंट्रोइड पे यहाँ माना है कि जो ये ओ पॉइंट लिया है इस पे हमने कैपिटल क्यू माना है, और ये पॉइंट आपका ए था, यहाँ पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू रखा हुआ है ना। तो जो आपका ऊपर फोर्स लगा ए के ऊपर बेटा, उसकी वैल्यू कितनी है, ये रही हमारे पास, और जो ये चार्ज क्यू है और जो सेंट्रोइड का है, इन दोनों के बीच की आपको सेपरेशन पता होगी, ये सेपरेशन कितनी होती है, ये होती है बेटा L/√3, सॉरी L/√3 इसकी वैल्यू होती है, ये वाली साइड भी L/√3, ये वाली भी आपकी L/√3 हो जाएगी। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, L/√3 है। यदि मैं इसके और इसके बीच का फोर्स देखूं तो वो कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों के बीच का फोर्स हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई एल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर, 3 हो गया, तो ये फोर्स इतना हो गया। अब देखो जो आपका ये सेंटर वाला ए वाला पॉइंट का चार्ज है, ये वाला चार्ज ना, वो इक्विलिब्रियम में तब आएगा बेटा जब ये वाला फोर्स इसके फोर्स के बराबर हो जाएगा,
क्योंकि देखो इस ए पॉइंट पे ऊपर फोर्स लगा इतना, √3 स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और नीचे बच्चे फोर्स लगा कितना, यदि मैं इसका जो साइन ले लूं, जो मैंने कैपिटल क्यू माना है उसको हम माइनस ले लेते हैं, क्योंकि तभी तो अट्रैक्ट करेगा इस स्मॉल क्यू को। तो ये वाला फोर्स यदि इसके बराबर रख दूं तो बेटा ए वाला जो चार्ज है वर्टेक्स वाला वो मूव नहीं करेगा। दोनों को कंपेयर कर दूं, इस वाले को और इस वाले को। यदि मैं दोनों को कंपेयर करूंगा बेटा तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 k q इंटू क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हुआ, एक क्यू से क्यू गया, के से के गया, तो बेटा जो हमारा क्यू आया कैपिटल वाला उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आ गया बेटा स्मॉल क्यू डिवाइड बाई √3। तो ये आपका आंसर आ गया, और आपका साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि भाई देखो ये तो जो ए पॉइंट पे फोर्स आ रहे हैं वो तो ऊपर जा रहा है ना अभी, हम चाहेंगे कि नीचे की तरफ फोर्स आए, तभी तो दोनों फोर्स बराबर होंगे। तो बेटा इसका साइन कैसे रहेगा, माइनस रहेगा, और इसकी चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, स्मॉल क्यू अपॉन में √3। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या बोल रहा है, अ चार्ज क्यू is divide is charge q is to be divided on the two object. What should be the value of the charge on the two objects so that the force between the object can be maximum? देखो मैं आपको इसकी एक बात बताता हूँ, आपसे पूछा गया है कि बेटा जो चार्ज क्यू है उसे हम दो चार्जेस में कैसे डिवाइड करें। मान लो आपने एक स्मॉल क्यू में बांट दिया, एक बच गया बेटा क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है ये बचेगा। तो बोल रहा है कि जिससे कि इन दोनों जो है चार्ज आए हैं ना आपके, इन दोनों के जो बीच का फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा, पहली बात तो ये हो जाएगा कूलम्स के हिसाब से के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई, मान लेते हैं उनके बीच की सेपरेशन है r स्क्वायर, इतना फोर्स बना बेटा इन दोनों के बीच का। अब बोल रहा है कि जो ये फोर्स आया ना ये क्या हो जाए, ये फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो बेटा मैक्सिमम की कंडीशन एक्चुअली एक होती है कि जब भी आपका फोर्स मैक्सिमम हो ना, जब कोई भी चीज मैक्सिमम हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन यदि उसका जीरो आ जाए ना, मतलब कि उसका df बाई जो dq है ना, यदि वो वैल्यू जीरो आ जाए, कोई भी चीज मैक्सिमम हो, तो उसकी वैल्यू क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट मार के जीरो के बराबर पुट कर दो, तो वो उसकी कंडीशन होती है मैक्सिमम की। ठीक है बेटा, अब देखो आपके पास फोर्स तो गिवन ही है, तो d बाई डी क्यू, फोर्स क्या है इसकी मल्टीप्लाई कर दो, के क्यू इंटू क्यू माइनस का, ये तो बाहर रखो, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो जो कांस्टेंट है मैं उसे बाहर छोड़ देता हूँ, के और आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा बेटा डी बाई डी क्यू, यहाँ बच गया बच्चे क्यू इंटू क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया बेटा 0। ये टर्म तो भाग के नीचे चला जाएगा, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट मार दो, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बच गया, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2q दैट इज इक्वल टू 0। तो q इज इक्वल टू हो गया बेटा 2q। तो आपके पास जो स्मॉल क्यू आया वो आ गया पूरे का आधा ना। इट मीन्स क्या है कि आपको दोनों चार्जेस जो है, यदि ये q/2 है तो ये वाला भी q माइनस q/2 दिस विल बी आल्सो q/2 ना। तो ध्यान रखना बेटा मैक्सिमम फोर्स तभी होता है जब दोनों चार्जेस क्या हो, बराबर होनी चाहिए, तभी जाके आपका दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें हर तरह का क्वेश्चन उठा रखा है ना, ठीक है, कि जिससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल सीरीज है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो जो है कल, डेली डेली एक एक वीडियो इसकी अपलोड हो जाएगी, पर डे एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा कि जिससे कि आपके बोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम हो, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, मैं आपको फिर बोलता हूँ जिसने PYQs नहीं देखे हैं, या जो मैंने NCERT की डेट वो दे रखी है आपको PDF, और जो मैं अभी करा रहा हूँ, यदि आप ये सारा कर लेते हैं तो मैं पक्का बोलता हूँ बेटा एक भी न्यूमेरिकल बाहर नहीं आएगा इससे। ठीक है, ये प्रॉमिस। अगले कुछ देखो, पढ़ क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जिंग प्लस 16 माइक्रोकुलम, ये आपके पास एक यहाँ है प्लस का 16 माइक्रोकुलम चार्ज है, एंड माइनस का 9 माइक्रोकुलम आर प्लेस 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ये चार्ज है आपका, एक है बेटा आपके पास यहाँ माइनस का 9 माइक्रोकुलम है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। आपसे पूछ रहा है, आपको ये बताना है कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पोजीशन कौन सी होगी कि जहाँ पे जो नेट एक पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे जो है नेट फील्ड 0 आ जाए ना। हम मान लेते हैं कि यार जो नेट पॉइंट फील्ड है ना, वो मान लो सपोज करो मैंने एक पॉइंट P दे दिया ऐसे ही कि यहाँ पर है 0 ना,
जो 16 माइक्रोकूलम से x पे है, तो बेटा ये कितना बन जाएगा 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अब फटाफट से आपको बताइए कि एक सिंगल चार्ज, देखो यहाँ सिंगल चार्ज है 16 माइक्रोकूलम, यहाँ सिंगल चार्ज है बेटा माइनस का 9 माइक्रोकूलम ना। यदि मैं सिंगल चार्ज 16 माइक्रोकूलम की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालूं, आपको पता है बेटा एक सिंगल चार्ज कितना फील्ड बनाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यदि इसकी वजह से फील्ड निकाल लेते हैं तो हमें बोला गया है कि नेट फील्ड जीरो हो जाए। इसका मतलब जो पहले वाले की वजह से फील्ड बना और जो दूसरे की वजह से फील्ड बना, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो आना चाहिए। आप डाल दो फटाफट से फॉर्मूला। तो एक सिंगल चार्ज कितना फील्ड बनाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जो ये वाला बनाएगा 16 माइक्रोकूलम वाला, वो कितना बनाएगा, के इंटू 16 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा, एक्स है आपके पास और सेंटीमीटर में है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, ये बन गया। प्लस दूसरे वाला क्या बन जाएगा, के इंटू क्यू, क्यू कितना है इस बार बेटा माइनस का 9 है, इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई हमारे पास फिर आर आ गया। आर कितना है 8 माइनस एक्स। अब इसे सेंटीमीटर में कर देंगे तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आप इसे सिंप्लीफाई करो तो जो के वाला टर्म है वो तो कैंसिल आउट है, कॉमन आ गया, 10⁻⁻6 भी ऊपर कॉमन आ गया। यहाँ देखो माइनस साइन है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको फटाफट से। ये क्या बचेगा बेटा, इधर आ गया के 16 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई एक्स इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये माइनस साइन है तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये आ गया के इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। देखो के से के काटो फटाक से, 10⁻⁻6 से ये भी काटो, स्क्वायर से पूरा स्क्वायर भी काटो। अब क्या बचा हमारे पास, बचा बेटा 16 इधर बचा, नीचे आ गया x का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर खुलेगा, वो भी कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया 9/8 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई करो, ये इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4/x, ये हो गया 3/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो बेटा x की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक वैल्यू तो आएगी हमारे पास 32/7, एक वैल्यू आएगी बेटा 32 सेंटीमीटर ना, ठीक है। मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास ना, 32/7 और 32 सेंटीमीटर ना। अब आपको ये देखना है कि यार जो नेट फील्ड है वो जीरो बोल रहा है ना, तो बेटा नेट फील्ड जीरो कहाँ हो सकता है, कि देखो सेंटर में नेट फील्ड जीरो हो सकता है क्या, क्योंकि देखो भाई पॉजिटिव जो चार्ज है आपका वो फील्ड बनाता है अवे फ्रॉम द चार्ज ना। तो आपका जो प्लस क्यू 16 है आपका, उसने इस पॉइंट पे फील्ड बनाया इस तरफ, और -9 ने फील्ड बनाया अपनी तरफ, तो बेटा यहाँ तो जीरो हो नहीं सकता भाई। जो हमने पॉइंट सेंटर वाला माना था, ये पॉइंट पे जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब कहाँ होगा, इससे दूसरी तरफ होगा चार्ज ना। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा 32 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से लेके 32 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, एट द 24 सेंटीमीटर, 9 वाले से कितना रहेगा 24 पे रहेगा, तभी तो 32 बैठेगा। देखो यहाँ से ये पूरा ना, ये पूरा 8 है ऑलरेडी, और यहाँ से आप हमारा x यहाँ से होना चाहिए ना, आप इसे इधर और कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर पे जो है आंसर क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर फील्ड कहाँ जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ए पॉइंट, ऐसे लिख देता हूँ प्रॉपर वे में। इसका आंसर क्या है, एट ए पॉइंट कितने पे, 24 सेंटीमीटर पे, कहाँ से, टू द राइट ऑफ द माइनस का 9 माइक्रोकूलम, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये लिखा है यहाँ पे, E इक्वल टू 10, E की वैल्यू बेटा हमारे पास गिवन है 6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन। देखो बेटा वाई जेड प्लेन में इसका मतलब एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस में आ जाएगा। तो एरिया भी निकाल लो फटाक से, डी एस क्या बन जाएगा आपके पास, सरफेस एरिया गिवन है 20, इसका मतलब मैं इसे सीधा लिख देता हूँ 20 आई कैप यूनिट्स ना। फ्लक्स पूछा गया है तो फ्लक्स का वैल्यू तो आपको पता ही है, ई इंटू डी एस हो जाएगा। और दोनों के बीच का देखो एक्स एक्सिस में है तो यहाँ इसे पुटअप कर दो, 6i प्लस 3j प्लस 4k। देखो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका तीनों एक्सिस में है, इंटू डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा 20 इंटू आई कैप। और आपको पता है बेटा डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे जो डिफरेंट वाले हैं वो जीरो होते हैं। तो सिंपली क्या आ जाएगा 6 इंटू 20 कितना आ गया 120। तो आंसर आ गया बेटा 120 यूनिट्स, ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है।
ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कुलर प्लेन शीट है जिसकी रेडियस हमें गिवन है बच्चे कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा पता है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। आपका जो सीट है ना वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है फील्ड के साथ। देखो अब यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि हमें तो भाई एरिया वेक्टर का एंगल चाहिए ना बेटा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, समझना, और जो आपका सीट रखी गई है ना वो कितने पे रखी गई है, 60 डिग्री पे रखी गई है। सीट आपकी मान लो ऐसे रखी गई है, ठीक है, किस तरीके से, इसके साथ 60 डिग्री बनाती हूँ ना, ऐसे बना रही है मान लो ना, ये 60 हमें गिवन है ना। तो ये एंगल जो है एरिया वेक्टर का एंगल नहीं है बेटा, ध्यान रखना है। मैं फिर समझाता हूँ इस चीज को ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और सीट आपकी ये रखी गई है, जो आपकी स्क्वायर में शीट है ना, आपकी सर्कुलर शीट है, वो यहाँ पे ऐसे रखी गई है, ठीक है बच्चे। ये सर्कुलर है आपके पास ना, ये शीट ऐसे रख दी गई है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपके पास फ्लक्स बताना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे ये ई एस कोस 60, और आपका आंसर हो जाएगा गलत भाई, क्योंकि कोस थीटा है, और थीटा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। देखो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर आएगा वो कहाँ आएगा, वो बेटा इधर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है भाई। और ये एंगल 60 है तो बेटा ये कितना है, 30 बचा ना। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में तो 30 डिग्री का एंगल बना भाई। तो आपको यहाँ एंगल कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है बच्चे, ध्यान रखना बस। ई डी एस कोस 30, और ई की वैल्यू बेटा हमारे पास है 5 इंटू 10⁵ और एरिया हमारे पास है ही, एरिया कितना होगा सर्कुलर का, पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया पाई इंटू आर, हमारा सेंटीमीटर में है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो 0.1 का स्क्वायर इंटू कोस 30, कोस 30 होता है बेटा साइन 60 √3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 इंटू 10⁵ इंटू पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू बेटा ये आ गया √3/2। इसे आप बेटा सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 1.36 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। तो ये थी बेटा हमारी आज की वीडियो। मेरे हिसाब से मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने बेटा, फिर मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी जो बताई हुई तीनों चीजें वो कर लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कंसेप्ट को समझ के करना, रट्टा मत मारना क्वेश्चन का। जो मैंने कंसेप्ट समझाए हैं वो आप दिमाग में रखना, तो बेटा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।